हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। मैं आप लोगों के लिए पहले लिख देता हूँ यहाँ पर। ये दोस्तों हमारा पार्ट नंबर 1 है, ठीक है ना। किसका? पार्टनरशिप का, फंडामेंटल का। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने हमारी इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख ली होगी। अगर आप लोग नहीं देखे ना यार, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग उस वाली वीडियो को जरूर देख कर आओ, क्योंकि वहाँ पर आपको चलेगी पता कि हम लोग का मिशन क्या है, हम लोग किस मिशन पर काम कर रहे हैं और हम लोग आपको क्या क्या फ्री दे रहे हैं। तो जरूर उस वाली वीडियो को देखना। अगर आप लोग नहीं देखी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बोल देना कि सर मैंने वाली वीडियो नहीं देखी है, तो आपको हम लोग उस वाली वीडियो का लिंक दे देंगे। या आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलो आज हम क्या करने वाले हैं। ये हमारी है पार्टनरशिप वाली बुक। जैसे कि आप लोगों को मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में बता दिया था, ये हमारी पार्टनरशिप वाली बुक है। DQL की हम लोग बुक लगाने वाले हैं और ये हमारी क्लास 12 की CBSE, बिल्कुल CBSE का हमारा पैटर्न होने वाला है। जो बच्चे मुझे HBSE से देख रहे हैं या जो बच्चे मुझे अदर बोर्ड से देख रहे हैं, दोस्तों आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपके मन में ये चल रहा हो कि यार हमारी तो जो बुक है हिंदी मीडियम से है, हमारी हिंदी भाषा लिखी हुई है, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। मैं जिन शब्दों का उपयोग करूँगा दोस्तों वो हिंदी के ही होने वाले हैं, बट मैं इंग्लिश की बुक इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि मैंने शुरू से 8-9 सालों से ना इंग्लिश में पढ़ा है, तो हिंदी का मेरा थोड़ा सा मतलब वो ख़त्म सा हो गया है। ऐसा नहीं कि हम लोगों में कोई घमंड आ जाता है, बट स्टिल यार एक ना हैबिट हो जाती है इंसान की, तो वो बस वही है। बाकी हम लोग पूरा हिंदी में पढ़ाने की पूरी हम लोग कोशिश करते हैं। हमारा पेपर किस तरीके से होने वाला है देखो दोस्तों, ये आप लोग यहाँ पर हमारा इंडेक्स देख सकते हो नए सिलेबस का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा पार्ट ए हमारा होने वाला है, पार्ट हमारा बी होने वाला है और दोस्तों हमारा पार्ट सी होने वाला है। पार्ट ए में दोस्तों आपको एक बुक देखने को मिलेगी जिससे बोलते हैं पार्टनरशिप, जो कि हमारी ये वाली बुक है। आप देख सकते हो कितनी मोटी बुक है दोस्तों, ये देखने को मिलेगी आपको। और इसमें दोस्तों पार्ट ए में क्या होने वाला है आप लोगों के लिए, इसमें आपको चैप्टर मिलेगा एक NPO, जो ये बुक का नाम है। बुक का नाम ही हमारा यही है, आप यहाँ पर देख सकते हो, अकाउंटिंग फॉर NPO, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड पार्टनरशिप। एक NPO है और एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है ना। इन दोनों को मिलाकर एक बुक बना दी गई है जिसका नाम क्या है, NPO एंड पार्टनरशिप। तो होगा क्या, यूनिट 1 हमारी कौन सी होने वाली है, NPO, जो कि हमारा 10 नंबर का पेपर में आने वाला है। जो कि हमारा 10 नंबर का पेपर, अकेला एक चैप्टर 10 नंबर का आने वाला है, इसको हम लोग लास्ट में करेंगे। यूनिट 2 में हमारा क्या होने वाला है, पार्टनरशिप फर्म। इसमें अपने आप में ही दोस्तों, इसके अंदर अपने आप में ना हमारे 5 चैप्टर हैं दोस्तों। इसके अंदर हमारे अपने आप में ही 5 चैप्टर हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, इधर थोड़ा सा मेरे पास स्पेस की कमी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये हमारा कंटेंट है। हमारे चैप्टर हमारे 6 हैं, लेकिन पहला हमारा कौन सा है, NPO, जो कि बिल्कुल ही अलग है। इसको मैं ले ही नहीं रहा, इसको मैं लिस्ट में ले ही नहीं रहा। बात करते हैं इन 5 चैप्टरों की, 1 2 3 4 5। ये हमारे 5 चैप्टर किसके होने वाले हैं, पार्टनरशिप के। हमारा पहला कौन सा है, NPO। दूसरा कौन सा हमारा, फंडामेंटल। तीसरा हमारा कौन सा है, चेंज इन PSR। इसे बोलते हैं चेंज इन PSR, शॉर्ट में बोलते हैं, शॉर्ट में चेंज इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन PSR। और अगला एडमिशन, उसका अगला रिटायरमेंट और डेथ, और अगला हमारा डिसोल्यूशन की पार्टनरशिप को बंद कर देना। आप यहाँ पर देख सकते हो नंबर ऑफ पेजेस हमारे कितने हैं। हमारा चैप्टर NPO हमारा 124 पेजेस का है, फंडामेंटल हमारा 187 पेजेस का है, ये हमारा 106 का है, 242 है, 185 और 144 है। आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर होने वाले हैं, बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन दोस्तों मज़ा इतना आने वाला है कि मैं क्या ही बताऊँ। आप यहाँ पर देख सकते हो NPO हमारा 10 नंबर का होने वाला है। और जो हमारे वो 5 चैप्टर आपको जो दिखाए थे मैंने फंडामेंटल के, मतलब पार्टनरशिप के, दोस्तों वो 500 चैप्टर मिलाकर हमारे कितने नंबर के होने वाले हैं, 30 नंबर के होने वाले हैं। और उसके बाद आपको एक बुक और देखने को मिलेगी, इसके बाद हमारी आएगी बाद में अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, जो कि दोस्तों आपको 20 मार्क्स की होने वाली है। उसके बाद पार्ट बी की बात करते हैं। जो हमारा पार्ट ए है दोस्तों, ये हमारा 60 मार्क्स का आएगा, 60 मार्क्स का। 10 नंबर का NPO है, 30 नंबर की हमारी पूरी पार्टनरशिप है और 20 नंबर की दोस्तों हमारी पूरी की पूरी कंपनी है। तो टोटल मिलाकर हमारा हो गया 60 मार्क्स का। बात करते हैं अगले 20 मार्क्स की। 60 मार्क्स हमारी पार्टनरशिप की हो गई और 20 मार्क्स दोस्तों हमारी होने वाली है। आप यहाँ पर देख सकते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये हमारी दोस्तों तीसरी बुक है। आपको 12th क्लास में 3 बुकें लगाई जाती हैं CBSE में, पहली पार्टनरशिप की, दूसरी कंपनी की और तीसरी एनालिसिस की। तीसरी कौन सी, एनालिसिस की, बस ऐसे बोलते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस, जो कि दोस्तों अपने आप में 20 नंबर की होने वाली है। इसके अंदर आपको 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे। एक आपको मिलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसको पूरा पूरा एनालाइज करेंगे हम लोग। एक आपको देखने को मिलेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसे बोलते हैं CFS। क्या बोलते हैं, CFS। एक दोस्तों इसमें लिखाया नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक आपको चैप्टर और देखने को मिलेगा। हालांकि आपको बताऊंगा कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर भी हमारे चैप्टर कई सारे होने वाले हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि CFS है, अपने आप में एक चैप्टर है, वो बाद में बताएंगे हम लोग जब 3rd बुक पे उठाएंगे। हम लोग उठा रहे हैं अपने पार्टनरशिप वाली बुक, जो कि हमारी होने वाली है 30 मार्क्स की। और लास्ट में उठाएंगे हम लोग NPO, जो कि हमारा होने वाला 10 नंबर का। फिर उठाएंगे कंपनी अकाउंट, जो कि होने वाला हमारा 20 नंबर का, ठीक है। और लास्ट में दोस्तों हमारा 60 मार्क्स की हमारी फर्स्ट और सेकंड बुक हो गई है, 20 मार्क्स की हमारी 3rd बुक हो गई है। कितने हो गए हमारे, 60 + 20 कितने हो गए हमारे, 80।
उसके बाद एक आपका 20 नंबर का दोस्तों प्रोजेक्ट वर्क होता है, जो कि स्कूल में आपकी प्रोजेक्ट फाइल बनवाई जाएगी, वाइवा वगैरह होगा, जो कि आपका 20 नंबर का होने वाला है, ठीक है ना। जिसमें आपका एक छोटा सा रिटन टेस्ट होगा 12 नंबर का, 4 नंबर का आपका वाइवा वॉइस वगैरह होने वाला है, और 4 नंबर का आपकी प्रोजेक्ट फाइल बनती है, जो कि टोटल आपका कितना बन जाएगा हमारा, ये 20 मार्क्स का बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये स्कूल वाले ही करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक तरीके से देखा जाए तो स्कूल के नंबर होते हैं, स्कूल में ही आपको आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे आपने पूरे साल किस तरीके से स्कूल में परफॉर्म करा है, टीचरों का सम्मान करा है, पढ़ाई किस तरीके से करी है, उसके बेस पर भी आपको ये नंबर दिए जाते हैं। तो ये सब कुछ हो जाएगा। ये सभी कुछ मिलाकर आप लोग, अगर आप लोगों ने सारा पढ़ाई कर लिया, ये सारी चीज़ सीख ली, तो ये देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो बात करते हैं हम लोग पार्टनरशिप की, फटाफट से आ जाते हैं। चलो चले चलो चले चलो चले चलो चले चलो, ये दोस्तों आ गया है हमारा चैप्टर नंबर 2, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, फंडामेंटल। दोस्तों फंडामेंटल में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, इतना सब कुछ आप लोग सीख जाओगे कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, इसके फीचर क्या हैं, इसकी मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारा थ्योरी का पार्ट हो गया। उसके बाद क्या क्या मेथड है, मतलब किस किस मेथड से हम लोग अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। हम लोग फर्म में जैसे पार्टनर्स वगैरह होते हैं, वो पार्टनर्स लोग प्रॉफिट किस तरीके से बांटते हैं, पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह होती हैं, कुछ गारंटी वगैरह दी जाती है हमारी मिनिमम अपने पार्टनर्स को, तो किस तरीके से सब कुछ करेंगे, इसी के लिए हमारी बहुत लंबी हमारी गेम होने वाली है। काफ़ी सारे हमारे एपिसोड्स कह लो, पार्ट्स कह लो, काफ़ी सारे हमारे आने वाले पार्टनरशिप के। तो ये वाला हमारा कौन सा पार्ट नंबर 1, ये वाला कौन सा हमारा पार्ट नंबर 1, जो हमारे पहले वाली वीडियो थी, इससे पहले जो मैंने कल अपलोड करी थी दोस्तों, उसमें आपको बताया था कि हम लोग क्या क्या बेनिफिट्स आपको देने वाले हैं, किस तरीके से आपको हमारे बेनिफिट मिलेंगे। अगर आप लोगों ने वाली वीडियो नहीं देखी तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जाकर जरूर देखो, जरूर मतलब है कि जरूर देखनी है। अगर आप लोग कॉमर्स के हो तो तभी आपको चलेगी पता यार पूरे साल आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो चलो हम लोग पढ़ाई करते हैं अब। ये हमारी बेसिक थ्योरी है, ये हमारी दोस्तों बेसिक थ्योरी है, जो कि आपको जानना है। इसको देखो होगा क्या, जो बच्चे HBSC के हैं चिंता नहीं करनी है, आपको यहीं से पढ़ना है, और आप लोग उसके बाद अपनी बुक से, हिंदी वाली जो बुक है होने वाली है, आप लोग वहाँ से पढ़ाई कर लेना, आपको पूरा पूरा वही देखने को मिलेगा। मैं बात करता हूँ पार्टनरशिप की। पहले समझो पार्टनरशिप होती क्या है, पहले समझो आप लोग दोस्तों, पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी, ठीक है ना। चलो दोस्तों पहले बताओ मुझे, पार्टनरशिप की बाद में बात बताऊँगा, पहले बताओ पार्टनर्स, पार्टनर्स कौन होते हैं। हैंडराइटिंग के लिए दोस्तों थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा, जैसे कि आपको फंडामेंटल में MEN, मैंने N लिखा है, लेकिन आपको U देखने को लगेगा, ऐसा लगेगा ये U लिखा है, लेकिन ये N होगा दोस्तों, ठीक है ना। पार्टनर्स में PARTN, ER, R और S। तो दोस्तों RS में ना एक तरीके से बनाता हूँ, थोड़ा सा यार आप लोगों को ना हैंडराइटिंग में थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़, क्या कॉम्प्रोमाइज़ बोलते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, ठीक है ना, हैंडराइटिंग में। बाकी दोस्तों मैं क्वालिटी में कोई कमी नहीं छोड़ने वाला। पार्टनर्स क्या होते हैं, पार्टनर्स वही हो गया यार, एक काम है, छोटा सा कोई वर्क है, छोटा सा मेरा कोई वर्क है, मुझे ये करना है, मुझे ये एक वर्क है, मुझे ये करना है। इसमें मुझे पता है कि यार इस वाले काम को करने के लिए मेरे को 10 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। कोई भी काम हो सकता है, मान लो मुझे कोल्ड ड्रिंक्स का मुझे काम करना है, किससे काम करना है, कोल्ड ड्रिंक्स का। तो मुझे किसी ने बताया कि यार इस वाले काम को करने के लिए ना, अगर आपको एक एरिया कवर करना है, पूरा फरीदाबाद कवर करना है, तो दोस्तों आपको 10 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। लेकिन मैंने बोला यार मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ आज 5 लाख रुपए हैं, तो मुझे क्या करना होगा, फिर मुझे 5 लाख रुपए और ढूंढने पड़ेंगे। तो मैं 5 लाख रुपए कैसे ढूंढूंगा, 5 लाख तो मैंने लगा दिए, 5 लाख रुपए तो मैंने लगा दिए, विनोद ने लगा दिए। तो अगले 5 लाख रुपए के लिए मुझे मार्केट में जाना पड़ेगा, किसी को ढूंढना पड़ेगा, या मैं अपने कज़न ब्रदर से पूछूंगा, या दोस्त से पूछूंगा, या किसी कलीग से पूछूंगा, या मार्केट से किसी बंदे को उठाना पड़ेगा। तो वो कहेगा यार ठीक है मैं भी आ जाता हूँ, 5 लाख मैं लगाता हूँ। मान लो उसका नाम है सचिन, विनोद और सचिन ये दोनों दोस्त हैं, इन लोगों ने मिलकर पैसे लगा दिए 10 लाख रुपये। अब हुआ क्या, अब दोनों लोगों ने पैसे लगा दिया 5-5 लाख रुपये करके। अब मुझे बताओ पूरे साल हम दोनों काम करेंगे, पूरे साल हम दोनों काम करेंगे, प्रॉफिट होगा तो क्या, ये जो भी प्रॉफिट होने वाला, मान लो हम दोनों ने काम करा और हम लोगों ने पूरे साल में 1 लाख रुपए कमाए, हम लोगों ने पूरे साल में 1L मतलब होता है 1 लाख रुपए मैंने कमाए, L मतलब लाख से, याद रखना दोस्तों। मैं 5 लाख को लिखने के लिए 5 जीरो लगाऊंगा, इतना मतलब एक तरीके से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं हमेशा L से डिनोट करूँगा लाख को, और K से डिनोट करूँगा मैं 1000 को। कोशिश करूँगा 1000 तो मैं 30 में ही लिख दूँ, ऐसी कोशिश करूँगा, ठीक है ना। बाकी लाख को मैं L में ही लिखूँगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो चलो आप लोगों ने 10 लाख रुपए लगाए, विनोद ने 5 लाख, सचिन ने 5 लाख, तो कितना हो गया 10 लाख। हम दोनों ने काम करा, पूरी मेहनत करी, 1 साल दिल से लगन से मेहनत करी, हम लोगों ने कितने रुपये कमाए 1 लाख रुपये। तो क्या 1 लाख रुपये अकेला मैं खा जाऊँ, बताओ विनोद खा जाएगा, नहीं सर ये भी तो खाएगा। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों पार्टनरशिप। ये दोनों कौन हो गए, पार्टनर्स, ये दोनों कौन है, पार्टनर्स। और इन दोनों ने किस में पैर रखा, कोल्ड ड्रिंक वाले बिजनेस में। तो ये लोग किस में आए, पार्टनरशिप के अंदर आ गए, ये दोनों किसके अंदर आ गए, पार्टनरशिप के अंदर आ गए। पार्टनरशिप कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा वर्ड है,
लेकिन पार्टनर्स ये छोटा वर्ड है। पार्टनरशिप में कितने हमारे पार्टनर्स हो सकते हैं आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कि ये कोल्ड ड्रिंक वाला बिजनेस है, हो सकता है कि मुझे इसके अंदर 1 करोड़ रुपए लगाने पड़ते हैं। मान के चलो मेरे पास 5 लाख रुपए ही हैं, सचिन के पास ही 5 लाख रुपए हैं, तो मैंने ऐसे करते करते कई बंदों से पूछा, सब ने मुझे 5 लाख 5 लाख 5 लाख करते 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 दिए। तो क्वेश्चन ये उठता है, ये कितने बंदे हो सकते हैं, ये कितने लोग हो सकते हैं जो पैसा मतलब इकट्ठा करके पैसा लगा सकते हैं। मतलब पार्टनरशिप में आने के लिए कितने बंदे होने की लिमिट है। लिमिट तो ये है कम से कम 2 लोग होने चाहिए। कम से कम कितने लोग? कम से कम 2 लोग, कम से कम 2। लेकिन मैक्सिमम की क्या कोई लिमिट होगी? हाँ सर, लिमिट तो होनी चाहिए। ऐसे तो कोई भी कितने पैसे लगाते हैं, बहुत लोग हज़ारों लाखों लोग लगा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता भैया। मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं, ये याद रखोगे। मैक्सिमम 50 लोग मिलकर ही एक पार्टनरशिप बना सकते हैं। इस बात को रखना, ये एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, हालांकि पेपर में आएगा, 12th क्लास में नहीं आएगा, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया। मैक्सिमम की जो लिमिट लगाई गई दोस्तों, ये लगाई गई है 50 बंदों की, जो कि हमारे पार्टनरशिप का फीचर होगा। बाद में बताऊंगा पार्टनरशिप का फीचर क्या है। हुआ क्या था ना यार, पहले के ज़माने में अकेला जैसे मैं विनोद सर आपके अकेले पहले बिजनेस करते थे। अकेले विनोद सर ने 5 लाख रुपए लगाए और बिजनेस कर रहे हैं। तो अकेले की यार कुछ ना कमियां हुआ करती थी, अकेले की कुछ कमियां हुआ करती थी। बताओ अकेले की कमियां क्या हुआ करती थी, सोचो, दिमाग लगाओ। अकेले की मतलब क्या कमी होगी? इससे बोलते हैं सोल ट्रेडिंग। क्या बोलते हैं इसको? सोल या सोलो कह लो, सोल कह लो, कुछ भी कह लो। तो मैं फिलहाल के लिए सोल कहूँगा। सोल ट्रेडिंग मतलब जिसमें अकेला मालिक होता है, तो सोल ट्रेडिंग में कुछ कमियां थी। उस कमियों को खत्म करने के लिए हम लोग किस में आए? फिर पार्टनरशिप में आए। किसके अंदर हम लोग आए? पार्टनरशिप में। तो बताओ इसके अंदर हमारी क्या कमियां थी? इसके अंदर ये थी कि अकेला एक ही आदमी इन्वेस्ट करता था। मतलब मैंने 5 लाख रुपए लगा दिया, भाई जितना मेरे पास होगा उतना पैसा लगा सकता हूँ। तो ये मेरी कमी है, ये मेरी कमी ही तो है कि मतलब मैं जितना मेरे पास पैसा है, मैं लिमिटेड पैसा लगा सकता हूँ। मैं लिमिटेड ही दोस्तों रिस्क ले सकता हूँ, मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता। अब यहाँ पर तो क्या है, रिस्क ले लेते हैं हम, दोनों मिलकर ले रहे हैं। कल को कुछ हुआ, कुछ पैसा डूबा, दोनों में बटेगा ना, अकेला मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं आएगी। तो और पूरे के पूरे अफेयर्स मतलब होता है बिजनेस के जितने भी काम वगैरह हैं, वो सारे मैं मैनेज करूँगा। सारा रिस्क मैं लूँगा, सारा इन्वेस्ट मैं करूँगा, समझ रहे हो। सारी कैपिटल मैं लगाऊंगा। इन्वेस्ट मतलब होता है कैपिटल लगाना। सारी की सारी कैपिटल मैं लगाऊंगा और कोई नहीं लगाएगा। अपनी जितने मेरे अंदर जो स्किल्स हैं मैं उन्हीं का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं अकेला दोस्तों बिजनेस के जितने भी अफेयर्स हैं उनको अकेला ही मैं कंट्रोल करूँगा, अकेला ही मैं इनको कंट्रोल करूँगा। कुछ भी चीज़ हो सकते हैं, अकेला उसको कंट्रोल करूँगा दोस्तों, अकेला ही मैं रिस्क लूँगा। दोस्तों ये सब कुछ मेरे लिए दोस्तों लिमिटेड है। ये सब कुछ मेरे लिए क्या था? लिमिटेड था। मैं कितना दिमाग लगाऊंगा यार, बताओ कितना रिस्क ले लूँगा मैं कितना दिमाग लगा लूँगा, कितने मैं कंट्रोल कर लूँगा बिजनेस को, मैं कितने आदमियों को कंट्रोल करूँगा। अकेला भैया मैं ज़्यादा आदमियों को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, अकेला ज़्यादा काम नहीं कर पाऊँगा, अकेले ज़्यादा पैसा नहीं लगा पाऊँगा। तो मैंने सोचा क्यों ना अकेले ना होकर मैं 2 बंदों को जोड़ लूँ। अपने साथ मैंने किसी और को जोड़ लिया। फिर मैंने सोचा कि यार बिजनेस मुझे और बड़ा करना चाहिए, तो मैंने और तीसरा बंदा जोड़ लिया, और बड़ा करना चाहिए, चौथा जोड़ लिया, और बड़ा करना चाहिए। करते 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 इतना बड़ा करना चाहिए कि मैं 50 बंदों तक जोड़ सकता हूँ। सर और बड़ा करना है मेरे को, अब क्या होगा? और बड़ा करना है मतलब मुझे और बंदे जोड़ने हैं। मतलब मेरा इन 50 से भी मेरा पारा, मतलब मेरा जो बिजनेस का जो लेवल है मेरा नहीं चल रहा, और जोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके बाद आपकी जो सेकंड बुक आने वाली है ना कंपनी, तो वहाँ बताऊँगा कि 50 से ज़्यादा आप लोग यहाँ पर मेंबर बना सकते हो। बताऊंगा जब कंपनी में आऊँगा, तो यहाँ से बढ़कर आप लोग 200 तक आप लोग लेकर जा सकते हो। मतलब 200 तक भी होता है और अनलिमिटेड भी होता है। अनलिमिटेड भी होता है, 200 भी होता है और अनलिमिटेड भी होता है। 200 किसके लिए, अनलिमिटेड किसके लिए दोस्तों, वो जब बताऊंगा जब कंपनी अकाउंट हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग ये जान लो कि 50 बंदों तक हम लोग मैक्सिमम हम लोग इतने बंदे पार्टनर्स लेकर बना सकते हैं। ठीक है, चलो ये दोस्तों हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। दोस्तों हमारा क्या हो गया? इंट्रोडक्शन कि जो हमारा सोल ट्रेडर हुआ करता था, इसकी अकेले की मतलब कुछ लिमिटेशन, कुछ कमियां हुआ करती थी कि अकेला ये इन्वेस्ट करेगा, अकेला ये रिस्क लेगा, अकेला ही पूरे बिजनेस को कंट्रोल करेगा, पूरा अफेयर कंट्रोल करेगा, और अकेले ही इसकी जितनी भी स्किल्स हैं उसी का इस्तेमाल करेगा, उसी को कंट्रोल करेगा। और ये सभी को जनरली दोस्तों क्या हुआ करता था? लिमिटेड। जनरली हमारा लिमिटेड हुआ करता था। इसलिए इन लोगों ने सोचा कि हम लोग कुछ लोग मिलकर, कंबाइन मतलब मिलकर हम लोग एग्रीमेंट बनाएंगे और किस में एंटर कर जाएंगे? हम लोग एक पार्टनरशिप में हम लोग दोस्तों एंटर कर जाएंगे। ठीक है, अब याद रखना पार्टनरशिप में एंटर हो गए। अब ये हमारे बंदे हैं, जुड़ गए हैं। अब मान लो मैं, सचिन, मान लो ऐसे करते करते 4 लड़के जुड़ गए। 1 2 3 4 लोग जुड़ गए। 1 2 3 4 A B C D 4 लोगों ने मिलकर क्या बना ली? एक पार्टनरशिप बना ली। 4 लोगों ने मिलकर क्या बना ली दोस्तों? पार्टनरशिप बना ली है। अब दोस्तों इन सभी के अंदर ना क्या होना चाहिए? एक म्यूचुअल, इन सभी के अंदर दोस्तों क्या होना चाहिए? एक म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आपके बीच में ट्रस्ट नहीं होगा ना सभी के बीच में दोस्तों, तो ये जो पार्टनरशिप है ना ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। सीधी सी बात है, हमारे बीच में ट्रस्ट ही नहीं है, हम लोग धोखा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वो पार्टनरशिप कैसे हमारी चल जाएगी? नहीं चल पाएगी ना। तुम्हारे बीच में एक ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए बोला गया है। अब ट्रस्ट कैसे दिखाया जाए, कैसे बनाया जाए ट्रस्ट?
तो ये बताने के लिए, इसको समझाने के लिए दोस्तों ये बताया गया है। थोड़ी सी हवा चल रही है, माफ़ी चाहूँगा। इसको ट्रस्ट बनाने के लिए दोस्तों करना क्या है ना, आपको अपने बीच में ना एक बनाना पड़ेगा एग्रीमेंट। क्या बनाना पड़ेगा? एग्रीमेंट, जिसमें ये लिखा जाएगा, बताऊंगा एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या बातें होती हैं। एक हमारे बीच में एग्रीमेंट बनेगा कि फ्यूचर में अगर कुछ प्रॉफिट हुआ तो हम लोग इस तरीके से बांटेंगे। तू ज़्यादा मेहनत करेगा, मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा, तू इस टाइम आएगा, मैं इस टाइम आऊँगा, तू इतना पैसा लगाएगा, मैं इतना पैसा लगाऊंगा, तेरे को प्रॉफिट ये मिलेगा, तेरे को सैलरी मिलेगी, तेरे को कमीशन मिलेगा, तेरे को ये मिलेगा, तेरे को ये नहीं मिलेगा, मतलब जो भी कुछ है सब कुछ हमारा एग्रीमेंट में लिख दिया जाएगा। और इसके भी हमारे जो एग्रीमेंट बन जाएगा, इन सभी पार्टनरशिप की भी हमारे एक अकाउंट्स बनेंगे। अकाउंट्स क्या बनेंगे? हमारे अकाउंट्स बनेंगे, मतलब एक ही हमारी बुक्स बनेंगी। क्या बनेंगी? हमारी बुक्स बनेंगी। और दोस्तों जो बुक्स बनेंगी ना, इन बुक्स को HAE ऑर्डर में मेंटेन करा जाएगा। HAE ऑर्डर में दोस्तों मेंटेन करा जाएगा। H मतलब होता है ऑनेस्ट, कहीं ऐसा ना हो ना जो बुक बनाने वाला है इन चारों में से कोई एक बंदा ऐसा इतना फ्रॉड है, इन दो जुड़े हुए हैं, इन दोनों को धोखा दे रहे हैं, तो भैया ऐसा नहीं। जो बुक्स रखोगे आप ईमानदार, मतलब जो बंदा है ना वो ऑनेस्ट, मतलब ईमानदार होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद जो ये बुक रखोगे, ए मतलब एक्यूरेट रखोगे। एक्यूरेट मतलब ये कि पैसे का हिसाब रखोगे, पैसे का हिसाब रखोगे। और तीसरा इक्विटेबल, तीसरा ई मतलब क्या होता है? इक्विटेबल, EQUITABL, इक्विटेबल मैनर में आप लोग बुक रखोगे। इक्विटेबल मैनर मतलब होता है कि लॉ के हिसाब से, जो भी कानूनन जो भी बताया गया, जिस तरीके से आप लोग मतलब बुक्स रखनी चाहिए उसी तरीके से आप लोग बुक को रखोगे। इस तरीके से माना जाएगा। अगर आप लोगों ने HAE ऑर्डर में अगर आप लोगों ने बुक्स मेंटेन करी है तो ये माना जाएगा कि आप लोगों की जो बिजनेस है, आप लोगों की जो पार्टनरशिप है दोस्तों, वो ट्रू एंड फेयर शो कर रहा है। ट्रू एंड फेयर दोस्तों, इस वाले पूरे पार्टनरशिप जो पिक्चर जो शो कर रही है, पिक्चर जो बन रही है वो ट्रू एंड फेयर बन रही है, मतलब बिल्कुल इसके अंदर कोई कमी नहीं है और आप लोगों की पार्टनरशिप बिल्कुल बढ़िया चल रही है। इसलिए दोस्तों ये जो बुक्स सही तरीके से रखी जाएं, इसके लिए हमें करना क्या होगा? इसी के लिए ही दोस्तों आपको पूरा का पूरा एक्ट पढ़ना पड़ेगा। पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी के अंदर दोस्तों मैंने आपको जो दिखाए थे, हमारे 5 चैप्टर होने वाले हैं। 1 2 3 4 5 हमारे होने वाले हैं, जो कि हमारे होने वाला फंडामेंटल का, जो कि हम लोग ये वाला कर ही रहे हैं, ये होने वाला है। उसके बाद चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारा होने वाला है, एडमिशन होने वाला है, रिटायरमेंट होने वाला है, रिटायरमेंट और डेथ होने वाला है, एक होने वाला डिसोल्यूशन। क्या बात समझ में आ रही है? ये हमारे चैप्टर होने वाले हैं। अगर आप लोगों ने सारे चैप्टर सीख लिए और इसी तरीके से अगर आप लोगों ने बुक्स रखी तो ये माना जाएगा कि आप लोगों ने अपने बीच में एक ट्रस्ट मेंटेन करा हुआ है और आप लोग एग्रीमेंट के हिसाब से काम कर रहे हो और आपकी जो बुक्स जो शो कर रही हैं बैलेंस, वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर शो कर रही हैं। क्या बात समझ में आ रही है? पूरे अकाउंट्स किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं, ये सर समझ में आ रहा है। अब चलो बात करते हैं, हम थोड़ी सी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। पार्टनरशिप की हमारी डेफिनेशन क्या है दोस्तों? बहुत बारीकी से, बहुत भारी पढ़ाने वाला हूँ, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार स्कूल का लेवल नहीं है, थोड़ा बड़ा लेवल है। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि जिन बच्चों को CA करनी है, जिन बच्चों को CS करनी है, जिन बच्चों को CA में करना है, आप लोग बड़े होकर CA में जब करो तो आपको बिल्कुल भी 1% दिक्कत नहीं आने दूंगा। क्योंकि हमारे इस वाले चैनल पर आने वाले समय में दोस्तों CA, CS, CA में इन तीनों की फाउंडेशन की कोचिंग दी जाएगी। इसलिए उस वक्त तो खैर पढ़ाया ही जाएगा, लेकिन अभी भी अगर आप लोग हमसे बिल्कुल डिटेलिंग में पढ़ लेते हो तो आपको उस दिन कोई दिक्कत नहीं आएगी जिस दिन आप लोग CA, CS, CMA की तैयारी करोगे फाउंडेशन लेवल की। बात करते हैं हम लोग डेफिनेशन की, जो कि हमारी पार्टनरशिप की है। सेक्शन 4, इसमें कहीं ना कहीं लिखा होगा, ये रहा डेफिनेशन। सेक्शन 4 याद रखना, सेक्शन 4 ये की बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा कि पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो किस सेक्शन में बताई गई है, आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये हमारे पूरे एक्ट का नाम है 1932, याद रखना। ये हमारे पूरे एक्ट का नाम है 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेक्शन 4 में हमारी डेफिनेशन लिखी हुई है। अब क्या लिखी हुई है आपको दिखाता हूँ, क्या डेफिनेशन है देखो, पढ़ लो, इसको रट्टा लगा लो। मतलब डेफिनेशन या रट्टा ही लगाई जाती है, लेकिन आप समझो, इसको समझो। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप इज द रिलेशन, ये हमारे बीच में रिलेशन है, सीधी सी बात है। हम लोग 4 लोग काम कर रहे हैं तो हमारे बीच में रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स। हम लोग एग्री हुए हैं, हम चारों एग्री हुए हैं। क्यों एग्री हुए हैं, किस चीज़ के लिए एग्री हुए हैं? टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, कि हम लोग एक बिजनेस करेंगे चारों मिलकर, जो कि मैंने आपको बताया था हमारा चारों मिलकर किसका काम कर रहे थे हम लोग, कोल्ड ड्रिंक का। चारों मिलकर हम लोग एक बिजनेस करेंगे, उसमें एंटर करेंगे और किस मकसद से हम लोग एंटर करेंगे, हम लोग वहाँ से प्रॉफिट कमाएंगे, हम लोग वहाँ से प्रॉफिट कमाएंगे। इसलिए हम लोग चारों बीच में क्या होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए और हम लोग क्या बनाएंगे, अपनी एक पार्टनरशिप। कैरिड ऑन बाय ऑल, ये समझो, ये बहुत भारी भारी लाइन है। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कैरिड ऑन बाय ऑल
मतलब हम में से कोई भी उस बिजनेस को कैरी कर सकता है। भाई 4 लोग काम कर रहे हैं ABCD, हो सकता है डी 1 महीने के लिए नहीं आए, डी कह रहा है कि 1 महीने में नहीं आ पाऊंगा, मेरे को कुछ काम है, तो ABC तीनों काम करेंगे, लेकिन जो ABC काम करेंगे ना वो चारों के लिए काम करेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ABC ने काम करा, डी ने पैसा लगा दिया, लेकिन डी अभी 1 महीने काम नहीं करेगा, और उन ABC ने मिलकर उस 1 महीने में पैसा कमाया मान लो 1 लाख रुपए, और अब उस 1 लाख को बांटना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि वो ABC ही बांटेंगे, उसमें ABCD चारों को हिस्सा मिलेगा, चाहे भले डी ने 1 महीने काम नहीं करा हो, क्योंकि ये बोला जा रहा है कैरिड ऑन बाय ऑल। उस बिजनेस को सारे कैरी करेंगे या एनी ऑफ देम, उनमें से कोई एक मिलकर भी चला सकता है, 2 मिलकर चला सकता है, 3 मिलकर चला सकते हैं, 50 में से कितने बंदे मिलकर काम कर सकते हैं, लेकिन जितने भी काम करेंगे एक्टिंग फॉर ऑल, सभी के लिए काम करेंगे, वो एक्ट करेंगे सभी के लिए करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? जी सर, सारे पार्टनर्स जितने भी हैं सारे काम करेंगे। पहली बात, सारे नहीं कर सकते हैं तो उनमें से कुछ कर सकते हैं। भाई कभी कभार कोई बीमार हो जाएगा, कोई कहीं चलेगा घूमने, कोई किसी कारणवश नहीं आ पा रहा है, किसी को दिक्कत हो गई बॉडी में, या कुछ भी फिजिकल हेल्थ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो उनमें से कोई काम कर रहा है, लेकिन जो भी काम कर रहे हैं वो सभी के लिए काम करेंगे, एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये हमारी दोस्तों इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन आपको एज इट इज़ डिट्टो याद करनी है। इसमें कुछ आप लोग हेर फेर नहीं कर सकते हो। ये नहीं बोलोगे कि सर आप अपनी डेफिनेशन बता दो, मैं अपनी डेफिनेशन में दोस्तों नहीं बता पाऊंगा। बात करते हैं फीचर्स की, फीचर्स की। दोस्तों 1 मिनट रुको, मुझे लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं शायद छत पर बंदर आ गया। 1 मिनट रुको यार, 1 मिनट रुको बस। तो चलो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं अब यार। हम लोग करने जा रहे हैं पार्टनरशिप के दोस्तों फीचर्स। क्या करने वाले हम लोग? पार्टनरशिप के फीचर्स। आपको पता होना चाहिए, हम लोग दोस्तों फीचर्स को कई अलग अलग नामों से जानते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, एक होता है हमारा फीचर्स, एक होता है हमारा एसेंशियल फीचर्स या एसेंशियल एलिमेंट्स, और एक होती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स। इन चारों में से कुछ भी आ जाए दोस्तों, आपको यही 6 या 7 पॉइंट लिख कर आने। फीचर्स, एसेंशियल फीचर्स या एसेंशियल एलिमेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले पॉइंट की, जो कि हमारा होने वाला है 2 और मोर पर्सन्स। दोस्तों पार्टनरशिप में, किसी भी पार्टनरशिप में घुसने के लिए, एंटर होने के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए या 2 से हमारे ज़्यादा होने चाहिए। ज़्यादा की लिमिट क्या है फटाफट से बताओ? 50। ज़्यादा की लिमिट क्या हमारी? 50। यहाँ लिखा हुआ है देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन्स, कम से कम हमारे पास 2 लोग होने चाहिए। और दोस्तों अगर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो ये कह रहा है सच पर्सन्स मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, हमारे एग्रीमेंट में आने के लिए जो पार्टनर्स होते हैं दोस्तों, वो लायक भी होने चाहिए। लायक, कॉम्पिटेंट मतलब लायक होने चाहिए। लायक मतलब एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इसके हिसाब से बताया गया है कि ऐसे कौन कौन से पर्सन्स हैं जो कि लायक हैं। अब ऐसे तो लायक होने के बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं, तो ये बता दिया गया कि ये 3% अगर हैं तो ये नालायक माने जाते हैं। ये क्या माने जाते हैं? नालायक हैं। ये नालायक है मतलब है कि इनको हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग पार्टनरशिप में नहीं लेंगे। बाकी दुनिया में चाहे कोई भी इंसान हो, हम लोग उसको पार्टनरशिप में ले लेंगे। पहला क्या है हमारा? माइनर कौन होता है? जिसकी एज 18 साल से दोस्तों कम है, माइनस है, हम लोग उसको कभी भी पार्टनरशिप में नहीं लेंगे। हालांकि इसका एक एक्सेप्शन है जो कि बातें बताऊंगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, बातें बताऊंगा कि माइनर को भी हम लोग ले सकते हैं पार्टनरशिप में, उसकी क्या कंडीशन है। बात करते हैं सेकंड, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। कुछ ऐसे भी पर्सन्स होते हैं जो कि अनसाउंड माइंड के होते हैं, जैसे कि कुछ लोग ना दिमाग से पैदल होते हैं, दिमाग से कमज़ोर होते हैं, या शारीरिक सही नहीं है, या कुछ भी किसी भी तरीके से कह सकते हो अनसाउंड माइंड है। मतलब मानसिक उसका जो दिमागी जो लेवल है ना थोड़ा सा कमज़ोर है, वो मतलब हानिकारक हो सकता है हमारे बिजनेस के लिए। तो हम लोग ऐसे बंदे को भी हम लोग पार्टनरशिप में नहीं लेंगे। उसके बाद बात करते हैं पर्सन्स डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ। किसी भी पर्सन को दोस्तों डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है किसी भी लॉ के द्वारा, कोई भी लॉ हो सकता है, किसी भी लॉ के द्वारा किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। डिस्क्वालीफाई मतलब होता है उसको मना कर दिया गया है कि ऐसे बंदे को किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ना लिया जाए। सर कैसे डिस्क्वालीफाई करते हैं? मान लो कोई लड़का पकड़ा गया है ड्रग्स के मामले में, मान लो कोई इंसान पकड़ा गया है किसी इलीगल काम में पकड़ा गया है, या किसी ने मतलब कोई चोरी का केस, डकैती का केस, मर्डर का केस, कैसा भी केस मान लो, अगर किसी केस में इन्वॉल्व है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तो हम लोग उस बंदे को भी किसी भी पार्टनरशिप में नहीं लेंगे। क्या बात समझ में आ गई? 3 तरीके के लोगों को हम लोग पार्टनरशिप में नहीं लेते हैं, बाकी सभी को हम लोग ले लेते हैं। कम से कम 2 और मैक्सिमम हमारे 50 होने चाहिए। पहले हमारे 100 हुआ करते थे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कितने कर दिए गए हैं? 50 कर दिए गए हैं। यहाँ लिखा गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कि हमारे मैक्सिमम कितने नंबर होने चाहिए। हालांकि मैक्सिमम यहाँ पर बोला गया है, आपको देखो पता होना चाहिए, सीधी सी बात है, कम से कम दो और मैक्सिमम 50, बस ये पता होना चाहिए, बाकी आप लोग दिमाग से निकाल दो। लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि पहले जब हमारा ये नया जो हमारा जो कंपनीज एक्ट जो हमारा है, ये जो हमारा आया था, जो हमारा कंपनीज एक्ट पहले मतलब ये ना 2013 में लॉन्च हो गया था। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 हमारा पहले लॉन्च हो गया था। उसमें बताया गया था कि हमारी जो पार्टनर्स की जो लिमिट होती है ना वो 100 की होती है। लेकिन उसके बाद अगले ही साल एक रूल जो कि रूल नंबर 10 निकाला गया
किस में निकाला गया था? कंपनीज मिसलेनियस रूल्स में, कंपनीज मिसलेनियस रूल्स में निकाला गया, 2014 में निकाला गया। तब बताया गया कि नहीं यार 100 लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, एक काम करो इसकी लिमिट को घटा कर ना 50 कर दो, इसकी लिमिट को घटा कर दोस्तों कितने कर दो? 50 कर दो। तब से 2014 से दोस्तों ये कितने चलते आ रहे हैं हमारे आज तक? 50 चलते आ रहे हैं। 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 चल रहा है, आज तक दोस्तों 50 की लिमिट बनाई गई है। देखते हैं बाद में कभी चेंज होगी तो बता दूंगा। क्या बात समझ में आ गई? यस सर, बात समझ में आ गई है। कम से कम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 50 होने चाहिए। पहले की लिमिट हमारी 100 हुआ करती थी, लेकिन अब हमारी कितनी कर दी गई है? 50 कर दी गई है। वो भी कब से कर दी गई है? कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 में हमारा रूल नंबर 10 पास हुआ था, उसके अंदर बताया गया था कि हमारे मैक्सिमम पार्टनर कितने होने चाहिए? 50 होने चाहिए। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। 3 तरीके के लोग हम लोग पार्टनरशिप में नहीं लेंगे, जो कि पर्सन्स है, अनसाउंड माइंड का, या डिस्क्वालीफाइड बाय किसी भी लॉ के द्वारा। अब मैंने बताया था कि माइनर को हम लोग ले सकते हैं, माइनर को हम लोग पार्टनरशिप में ले सकते हैं। वो किस केस में ले सकते हैं? ये बोला गया है अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर इन द फर्म। कैन नॉट बी मतलब उसको लिया ही नहीं जाएगा, लेकिन हाउएवर मतलब लेकिन ही इज़ अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। लेकिन उसको हम लोग अलाउ कर देंगे, तुम्हारे बिजनेस में आ सकता है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए आ सकता है। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब ये कि मान के चलो, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ हमारे बिजनेस में 3 लोग काम कर रहे हैं, ए, बी और सी। डी आना चाह रहा है, डी एक माइनर है, हालांकि बोला गया माइनर को हम लोग नहीं लेंगे, माइनर को हम लोग नहीं लेंगे, लेकिन हम लोग माइनर को ले सकते हैं, ऐसा इसमें बोला गया है। कब ले सकते हैं? माइनर को हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के केस में ले सकते हैं। माइनर कह रहा है कि सर मैं भी आपके बिजनेस में आना चाहता हूँ, माइनर केस मान लेते हैं 18 साल से कम है, 15 साल का है, लेकिन माइनर कह रहा है मेरे पास पैसा बहुत है, मैं पैसा लगा सकता हूँ, बताओ कितने रुपये लगाने? मैंने बोला 5 लाख रुपये लगाने, माइनर ने बोला पकड़ 5 लाख रुपये। लेकिन एक बात याद रखियो, माइनर हमसे कह रहा है, पूरी फर्म से कह रहा है, एक बात याद रखना, फर्म को इस साल काम करेगी, पूरा काम करेगी, फर्म को प्रॉफिट हुआ तो मैं लेने आ जाऊंगा, लेकिन लॉस हुआ तो लेने नहीं आऊँगा, ऐसा मतलब लॉ ने बोला है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने बोला है कि पार्टनर्स को माइनर को हम लोग ले सकते हैं पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट के केस में ले सकते हैं, लॉस के केस में नहीं ले सकते। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ, माइनर को भी हम लोग पार्टनर बना सकते हैं, सभी की रजामंदी होनी चाहिए। जितने भी हमारे पुराने पार्टनर हैं, ए, बी, सी, 3 पार्टनर, तीनों अगर ये बोल रहे हैं, हाँ कर रहे हैं कि ठीक है यार माइनर को भी ले ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तभी आएगा, वरना ये आएगा भी नहीं। और किस केस में आएगा? सिर्फ प्रॉफिट के केस में आएगा, लॉस के केस में ये नहीं आएगा। अगला पॉइंट हमारा एग्रीमेंट। हम दोनों के बीच में, हम तीनों चारों के बीच में दोस्तों एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट ये बताएगा फ्यूचर में आने वाले टाइम में कि हम लोगों ने क्या क्या एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा था, कितने पार्टनर होने चाहिए, कितने नहीं होंगे, मतलब बहुत सारी बातें लिखी रहती हैं। अब क्वेश्चन ये कि क्या एग्रीमेंट होना जरूरी है या नहीं? एग्रीमेंट कैसे होना चाहिए? लिखित में होना चाहिए या बस मुँह जुबानी चल जाएगा? ये सारी बातें पता होनी चाहिए। तो देखो, पार्टनरशिप कब आती है? एग्रीमेंट के सहारे आती है। अगर हमारे बीच में एग्रीमेंट है तभी हमारी पार्टनरशिप मानी जाएगी, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सच एन एग्रीमेंट कैन बी आइदर ओरल और इन राइटिंग। जो हमारा एग्रीमेंट है दोस्तों, ये हमारा ओरल भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, और हमारा राइटिंग भी हो सकता है, मतलब लिखित में भी हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बताया गया है, द एग्रीमेंट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। जो हमारा एग्रीमेंट है दोस्तों, क्या बताएगा कि हमारे बीच के म्यूचुअल, हमारे राइट्स क्या हैं, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, सब कुछ हमारे एग्रीमेंट में लिखा रहता है। इन दोनों में से आपको एक मैं इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि हमारा जो एग्रीमेंट है दोस्तों, याद रखना 99.9% कोशिश करना कि आपका एग्रीमेंट ना राइटिंग में ही होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए। क्योंकि यार ये ना रिटर्न में होने का मतलब ये प्रूफ आप लोग देना चाह रहे हो गवर्नमेंट को, कोर्ट को आप एक प्रूफ देना चाह रहे हो। कल को मान के चलो आप चारों के बीच में कुछ तकरार हो जाती है, कुछ लड़ाई हो जाती है, कुछ मतभेद हो जाता है, तो दोस्तों आप कोर्ट में बता सकते हो ना कोर्ट वालों को कि ये देखो सर हमारा बीच में लिखित में सौदा हुआ था, हम ऐसे प्रॉफिट बांटेंगे, इतना पैसा लगाएंगे, इतना काम करेगा, इतना काम नहीं करेगा, ये वो जो भी मतलब बातें कहनी है, आप लोग के पास एक प्रूफ रहता है। अगर ओरल में हुआ तो दोस्तों फिर आप लोग साबित नहीं कर पाओगे, फिर कोर्ट जो जजमेंट लेगा फिर आपको उसी की बात पर चलना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करो आपके बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है वो राइटिंग नहीं होना चाहिए, ये अच्छा माना जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ठीक है भैया 4 लोग जुड़ गए, हमारे बीच में एग्रीमेंट हो गया, अब क्या करें? 4 लोग जुड़ गए, एग्रीमेंट बन गया, अब क्या करें? तो तीसरा लिखा है एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस। हमारे बीच में किसी बिजनेस का होना जरूरी है, और वो बिजनेस हमारा प्रॉफिट मोटिव के लिए होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? हमारे बीच में एक बिजनेस होना जरूरी है। भाई हम लोग 4 लोग जुड़ गए, 5 लाख 20 लाख रुपए लगा दिए। अब 20 लाख का करेंगे क्या? बैठकर उसको देखकर जिएंगे क्या? या हाँ भाई हाई पैसा से करते रहेंगे? नहीं, उस 20 लाख से हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ बिजनेस करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, हम लोग किसका काम करेंगे? कोल्ड ड्रिंक का काम करेंगे, कोल्ड ड्रिंक का। वो किस लिए करेंगे? प्रॉफिट कमाने के लिए करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि हमारे बीच में बिजनेस का होना जरूरी है, वो भी कौन सा बिजनेस? लीगल। कौन सा बिजनेस? हमारे बीच में लीगल बिजनेस होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने कर लिया बिजनेस, हम लोग काम कर रहे हैं इलीगल, ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। हमारे बीच में लीगल बिजनेस का होना जरूरी है, और हम जो भी बिजनेस करेंगे किस मकसद से करेंगे? प्रॉफिट कमाने के लिए करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, अ जॉइंट ओनरशिप ऑफ सम प्रॉपर्टी बाय इटसेल्फ कैन नॉट बी कॉल्ड अ पार्टनरशिप। मान लो आप किसी प्रॉपर्टी के जॉइंट ओनरशिप हो, मतलब आपके बीच में आप 2 लोग हो, आपके पास कोई एक प्रॉपर्टी है, मान लो कुछ भी लैंड है, कुछ प्रॉपर्टी मान लो आप उन दोनों के जॉइंट ओनरशिप में हो,
मतलब दो भाई हैं, एक ज़मीन है उसके दो भाई हैं, दो भाई हैं एक ज़मीन के दो मालिक हैं, मतलब दोनों भाई हैं। तो ये बोला गया है जॉइंट ओनरशिप ऑफ सम प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी का अगर जॉइंट ओनरशिप है ना, इटसेल्फ कैन नॉट बी कॉल्ड अ पार्टनरशिप। आप लोग पार्टनरशिप में नहीं हो, ये नहीं माना जाएगा। होता नहीं है, जायदाद होती है पुराने, आप कहते नहीं हो कि यार मेरे पापा की और मेरे ताऊ की ज़मीन पड़ी है, तो आप ये नहीं कहोगे हम लोग पार्टनरशिप में, ये कभी नहीं बोला जाएगा आप लोग पार्टनरशिप में हो। भाई वो जॉइंट ओनरशिप मानी जाएगी, लेकिन आप लोग पार्टनरशिप में हो ये नहीं माना जाएगा, याद रखना। जॉइंट ओनरशिप किसी भी प्रॉपर्टी की पार्टनरशिप नहीं मानी जाती, इस बात को हमेशा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखोगे? यस सर, हम लोग याद रखेंगे, इस वाले पॉइंट को याद रखना। जॉइंट ओनरशिप किसी भी प्रॉपर्टी की दोस्तों पार्टनरशिप नहीं मानी जाती, वो नहीं मानी जाती, ठीक है। अगला, चलो ठीक है भैया, बिजनेस भी कर लिया, कोल्ड ड्रिंक का कर लिया, 4 लोग जुड़ गए, हमारे बीच में एग्रीमेंट भी हो गया, इनफैक्ट हमारा जो एग्रीमेंट है रिटर्न में हो गया, और बोलो 4 लोग जुड़ गए, हमारा बिजनेस भी हो गया, प्रॉफिट मोटिव के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट मान लो हम लोगों ने कमा भी लिया, हम लोगों ने पूरे साल मेहनत करी, हम लोगों ने कुछ प्रॉफिट कमा लिया। अब उस प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, आपको पता होना चाहिए ना, प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा। आपको सिखाता हूँ प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा। दोस्तों बच्चे चिल्ला रहे थे यार, और उनको थोड़ा मैंने चुप कराया था। अभी आप लोगों को फुल क्वालिटी दूंगा यार, HD क्वालिटी दूंगा, और बिल्कुल भी साउंड वाउंड कोई नहीं आएगा, चिंता मत करो। चलो भाई, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, हम लोगों ने बिजनेस कर लिया, पूरे साल मेहनत करी, हम लोगों ने कुछ प्रॉफिट कमा लिया। अभी प्रॉफिट बांटने की बारी आ गई। प्रॉफिट कैसे बांटा जाए बताओ? या तुम्हारे बीच में एग्रीमेंट में लिखा हो पहले ही कि प्रॉफिट आधा आधा बांटा जाएगा, किसी रेशियो में बांटा जाएगा, या जिस भी तरीके से बांटा जाएगा। अब यहाँ पर देखो, हमारे बिजनेस का जो एम होता है दोस्तों, क्या होता है? प्रॉफिट कमाना होता है, ठीक है, मैंने मान लिया। अब कुछ लोग ज्वाइन करते हैं हैंड्स टू रन सम चैरिटेबल एक्टिविटी। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग बिजनेस कर रहे हो लेकिन चैरिटेबल पर्पज से कर रहे हो कि मैं कुछ चैरिटी वगैरह करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इट विल बी नॉट कॉल्ड पार्टनरशिप। क्या बात समझ में आ रही है? आप लोग किसी बिजनेस को कर रहे हो, आप लोगों ने एग्रीमेंट बना लिया, प्रॉफिट मोटिव के लिए भी कर लिया, लेकिन दोस्तों आप लोग चैरिटी पर्पज से कर रहे हो, चैरिटेबल पर्पस आपने कोई एक्टिविटी करनी चालू कर दी है, तो दोस्तों पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी, इस बात को याद रखना। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। फिर लिखा है फर्दर, इफ अ पार्टनर इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, ही कैन नॉट बी कॉल्ड अ पार्टनर। मतलब है कि वो भी पार्टनर नहीं माना जाएगा इंसान जो अपने राइट्स को अपने ही पार्टनरशिप से डिप्राइव्ड कर लेगा, मतलब हटा लेगा, पीछे कर लेगा। आपको कोई अधिकार दिया गया, आप लोग उस अधिकार से पीछे हट रहे हो, नहीं यार मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, तो दोस्तों आपको हमारे पार्टनरशिप का पार्टनर नहीं माना जाएगा। याद रखना, इस बात को भी याद रखोगे? यस सर, याद रखेंगे। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल पार्टनर्स शुड शेयर द लॉसेस ऑल्सो। ये जरूरी नहीं है कि सारे सारे पार्टनर लॉस शेयर करेंगे, सारे सारे पार्टनर लॉस शेयर करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। इट मे बी एग्रीड बिटवीन द पार्टनर्स दैट वन और मोर ऑफ देम शैल नॉट बी लायबल फॉर लॉसेस। ये ऐसा हम सभी के बीच में एग्रीमेंट में हो सकता है, मे बी ऐसा हो सकता है शायद कि कुछ लोग ऐसा बोल दें, वन और मोर देन, मतलब 50 लोगों की पार्टनरशिप होती है ना, 10-5 लोग मिलकर ये बोल दें, ऐसा हो सकता है, याद रखना, कि वो फ्यूचर में होने वाले लॉस को मतलब शेयर नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है अगर वो लोग अगर एग्रीमेंट में शेयर कर लेते हैं तो। लेकिन सभी के सभी ये बोल दें कि भैया लॉस होगा, हम लोगों में से कोई भी नहीं, मतलब मैं तो नहीं लूँगा, मैं तो नहीं लूँगा, सभी ये कह देंगे, तो भैया फिर ऐसे पार्टनरशिप कैसे चलेगी? कुछ के लिए बोला गया है, मे बी एग्रीड दैट वन और मोर ऑफ देम शेल नॉट बी लायबल फॉर लॉसेस। ऐसा हो सकता है कुछ लोग मिलकर ये कहते हैं कि यार नहीं भाई मैं तो लॉस नहीं लूँगा, भैया मैं तो लॉस नहीं लूँगा, मैं तो लॉस नहीं लूँगा। कुछ लोगों का हो सकता है, लेकिन सभी ये वाली बात कहें कि यार हम लोग लेंगे ही नहीं, कोई भी नहीं लेगा, तो दोस्तों ये सब नहीं चलेगा, पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि भैया ऐसा तो होगा ही नहीं ना यार, बिजनेस में लॉस और कोई भी ना ले यार, किसी को तो लेना पड़ेगा ना, तो वही है, इस बात का याद रखना। उसके बाद दोस्तों हमारे बीच में दोस्तों एक ना रिलेशनशिप होता है, हमारे बीच में एक रिलेशनशिप होता है दोस्तों, वो हमारा प्रिंसिपल और एजेंट का होता है। हमारे बीच में जो रिलेशन होगा दोस्तों, वो हमेशा याद रखना, हर पार्टनर्स का, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 50 तक कितने भी हों, हमारे बीच में सभी के बीच में एक रिलेशन होता है जो कि प्रिंसिपल और एजेंट का माना जाता है, प्रिंसिपल और एजेंट का माना जाता है। मतलब ये कि आप किसी भी काम को, मान लो आपको काम दिया गया अपना परचेज डिपार्टमेंट संभालोगे, एक को बोला गया एक सेल डिपार्टमेंट संभालेगा, एक को बोला गया एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट संभालेगा, एक को बोला गया कुछ और संभालेगा, तो याद रखना आप लोग अपने काम के प्रिंसिपल भी हो, आप लोग अपने काम के एजेंट भी हो। जैसे कि आपको बोला गया कि आप परचेज का डिपार्टमेंट संभालोगे, ठीक है भैया, आपका काम है, इसका मतलब है कि आप उस काम के प्रिंसिपल हो। लेकिन हो सकता है कि आज आप उस काम को करने के लिए नहीं आए, आपकी तबीयत खराब है, आप कहीं बाहर चले गए हो, तो आपने उस काम को किसी और पर्सन को हैंड ओवर कर दिया कि यार आज इस वाले काम को तू कर ले मेरे बिहाफ पर, तो वो आपके काम का ना आज एजेंट बन जाएगा। और हो सकता है जिस पार्टनर को आपने ये वाला काम करने के लिए बोला, वो काम उसका भी कुछ काम बटा हो, मान लीजिए वो बंदा, उसका जो काम था वो सेल डिपार्टमेंट का था, तो आज वो सेल डिपार्टमेंट का भी काम करेगा, आज वो आपके बिहाफ पर परचेज डिपार्टमेंट का भी काम करेगा। इसका मतलब ये है कि जो बी पर्सन था वो एजेंट था, मतलब अपने काम का तो प्रिंसिपल था और तुम्हारे काम का आज एजेंट बन गया। तो कहने का मतलब है कि हर पर्सन अपने आप में जो पार्टनर होगा किसी भी पार्टनरशिप में, अपने आप में वो प्रिंसिपल भी माना जाएगा, एजेंट भी माना जाएगा, मतलब खुद का काम भी करेगा, किसी और का काम भी कर सकता है। प्रिंसिपल और एजेंट का दोस्तों हमारे बीच में हमेशा रिलेशनशिप होता है, इसी को बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी। इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग? म्यूचुअल एजेंसी। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग? म्यूचुअल एजेंसी। लिख लो, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? म्यूचुअल एजेंसी।
इसी को बोलते हैं हम लोग म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मतलब होता है कि हम लोग एक दूसरे के प्रति काम करते हैं। तुम मेरे लिए कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। हम लोग अपना अपना काम तो करेंगे ही, लेकिन तुम मेरा वाला काम भी कर सकते हो, मैं तुम्हारा वाला काम भी कर सकता हूँ। इसे बोलते हैं दोस्तों म्यूचुअल एजेंसी, जिसमें हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है। किसका? प्रिंसिपल और एजेंट का। बात करते हैं अगला, जो कि आप लोगों को सबसे पहले मैंने सेक्शन 4 डेफिनेशन बता दिया था कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, हम में से कोई भी कैरी कर सकता है, मतलब सारे कर सकते हैं कैरी, और एनी ऑफ देम हमें से कोई भी कर सकता है, लेकिन जो भी कैरी करेगा वो एक्टिंग फॉर ऑल, सभी के लिए वो एक्ट करेगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ गई है। उसके बाद ये वाला पॉइंट पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो चलो, तो यहाँ पे एक आप लोगों के लिए एक पॉइंट लिखा है, पार्टनरशिप कैन नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस। हमारे बीच में पार्टनरशिप आएगी ही नहीं इन द एब्सेंस ऑफ एनी वन ऑफ द अबव मेंशन्ड एसेंशियल एलिमेंट्स। मतलब इन 6 पॉइंट में से दोस्तों, हालांकि 7 पॉइंट है, 7वां करवाया नहीं है, वो 7वां कभी और देखेंगे, हालांकि वो काम का नहीं है। ये जो हमारे 6 पॉइंट है, इनमें से अगर एक पॉइंट भी हमारा रह गया तो हमारे बीच में पार्टनरशिप आ ही नहीं सकती। हमारे बीच में दोस्तों पार्टनरशिप आ ही नहीं सकती। सर वो 6 पॉइंट कौन कौन से हैं? सिंपल है, 2 और मोर पर्सन, एग्रीमेंट, हमारे बीच में 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, 50 तक होने चाहिए, हमारे बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, कोई बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट मकसद से होना चाहिए, हमारे बीच का पहले से एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए हम लोग प्रॉफिट किस तरीके से बांटेंगे, हम दोनों एक दूसरे के प्रति काम करेंगे, और दोस्तों हम लोग एक दूसरे के प्रति जो भी काम करेंगे वो सभी के लिए मिलकर करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। इन सभी पॉइंटों का होना जरूरी है। एक भी पॉइंट रह गया, मान लो आपने बिजनेस करने के लिए खोल लिया, प्रॉफिट मोटिव भी है और 2 और मोर पर्सन भी हैं, प्रॉफिट भी बांट लेंगे, हम लोग एक दूसरे के प्रति भी काम करेंगे, लेकिन हमारे बीच में एग्रीमेंट ही नहीं हो रखा, ना ओरल ना रिटर्न, कुछ भी नहीं हो रखा, तो दोस्तों वो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। या सारे पॉइंट लग गए लेकिन हमारे बीच में यही नहीं पता कि हम लोग बिजनेस कौन सा वाला करने वाले हैं, लीगल करेंगे इलीगल करेंगे, तो ये हमारी पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं राइट्स। हमारे पास कुछ राइट्स दिए गए हैं, जैसे कि हम लोग पार्टनरशिप में घुसेंगे, हर पार्टनर के दोस्तों अपने आप में ना खुद के कुछ अधिकार बन जाएंगे, कुछ इसके राइट्स आ जाएंगे कि तेरे को यार इस तरीके से ना जिम्मेदारी संभालनी है। कुछ राइट्स बताए गए हैं, ये हमारे 9 पॉइंट्स बताए गए हैं। उसके बाद दोस्तों मैं एडिशनल आपको बोनस में, मतलब कुछ भी, मतलब आप टिप्स के तौर पर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आपको बताऊंगा कुछ ऐसी लाइबिलिटी के बारे में बताऊंगा। ये तो राइट्स है पार्टनर्स के, आपको 2 में ऐसी लाइबिलिटी बताऊंगा ना जो इनकी लाइबिलिटी भी होती है, शायद कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर डी के गोयल की बुक में ना देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको अपनी ओर से ना 2 लाइबिलिटी लिखवाऊंगा, आपको जरूर याद करनी है। तो चलो आज मैं आपको राइट्स और लाइबिलिटी भी करवा देता हूँ। सिंपल है, हमारे क्या क्या अधिकार हैं, मतलब हमें क्या क्या राइट दिए गए हैं। मान लो मैं किसी पार्टनरशिप में घुस गया, मैं पार्टनर बन गया, अब मेरे क्या अधिकार हैं, मेरे राइट्स क्या क्या दिए गए हैं। मेरे को बोला गया है, हर पार्टनर को बोला गया है कि हमारा राइट है कि हम लोग फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट हुआ उस बिजनेस से, उस भी टेम्पररी जो भी हमारा बिजनेस है वहाँ से अगर कुछ भी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ दोस्तों, हम लोग उस एग्रीड रेशो में हम लोग उसको बांटेंगे। हम लोग उसको बांटेंगे, भाई प्रॉफिट हुआ हम लोगों को मिलेगा, लॉस हुआ हम लोगों को मिलेगा। किस रेशो में? जो भी एग्रीड रेशो होगा, हमारे बीच में जो भी एग्रीमेंट में हो रखा होगा उस रेशो में प्रॉफिट बांटा जाएगा और लॉस बांटा जाएगा। और क्या हमारे अधिकार हैं कि टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, हम लोग टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस की किसी भी एक्टिविटी में हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिजनेस की कैसी भी एक्टिविटी हम लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगला क्या अधिकार दिया गया? हर पार्टनर को अधिकार दिया गया है टू बी कंसल्टेड इन द मैटर्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस से जुड़ी जो भी मतलब कुछ मैटर वगैरह है, किसी विषय पर कुछ बात चल रही है, कुछ जजमेंट लेना चाह रहे हैं, कुछ भी, हम लोग उसमें अपनी भागीदारी दे सकते हैं, उस पर हम लोग कंसल्ट कर सकते हैं, बैठकर हम लोग बातचीत कर सकते हैं। हर किसी को अधिकार दिया गया है। उसके बाद और क्या अधिकार दिया गया सभी पार्टनर को? हम लोग इंस्पेक्ट कर सकते हैं, मतलब किसी भी बुक्स को, मुझे लग रहा है कि यार ये बंदा ना अकाउंटेंट यार गड़बड़ कर रहा है, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ कर रहा है, भाई कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो मेरे को अधिकार दिया गया। इनफैक्ट सभी को अधिकार दिया गया है, हम लोग उन बुक्स को चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से। और अगर आपको लग रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं चेक नहीं कर सकता ऑफिस में, तो आप लोग उसकी कॉपी करवा के, फोटो सेट करवा के घर पर लेके जा सकते हो, घर पर आराम से चेक कर सकते हो, और ये आपको पूरा अधिकार दिया गया है। उसके बाद और क्या आपको अधिकार दिया गया है? आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप किसी भी नए पार्टनर, कोई नया पार्टनर हमारे बिजनेस में आना चाह रहा है, तो उसके एडमिशन दोस्तों आप डिसअलाउ कर सकते हो। डिसअलाउ मतलब ये कि आप मना कर सकते हो कि नहीं यार ये नहीं आएगा, ये बंदा नहीं आएगा, लेकिन आप एक जेन्युइन रीज़न भी दोगे। ऐसे नहीं कि आप वैसे ही मना कर दोगे, आपकी लड़ाई चल रही है, पर्सनल आपकी लड़ाई चल रही है और आप वैसे ही मना कर दोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जेन्युइन रीज़न देना पड़ेगा। आप किसी भी नए पार्टनर को डिसअलाउ कर सकते हो। अगर आपने मना कर दिया तो दोस्तों वो नया पार्टनर आपके बिजनेस में नहीं आएगा। ये आपका अधिकार है भाई, अधिकार है, याद रखो, इन अधिकारों को यूज़ करना है आपको, ठीक है ना। किसी भी नए पार्टनर को आप लोग डिसअलाउ कर सकते हो। उसके बाद क्या अधिकार दिया गया है? एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ऑनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। हमारे पार्टनरशिप में 4 लोगों ने मिलकर 5-5 लाख मिलकर 20 लाख रुपए लगाए थे। उस 20 लाख से हम लोगों ने पैसा कमाया, खूब कमाया। हम लोगों ने 4-5 जगह खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया, एसी खरीद ली, गाड़ी खरीद ली। तो चाहे जितनी भी गाड़ी हो, फर्नीचर हो, जगह हो, कुछ भी प्रॉपर्टी में कुछ भी हो, हम सभी चारों पार्टनर जॉइंट ओनर माने जाएंगे। आप ये नहीं कह सकते मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका मालिक हूँ, नहीं, हम चारों ही उसके मालिक हैं। जॉइंट ओनर मतलब सभी उसके मालिक माने जाएंगे, सभी को हिस्सा मिलेगा, चाहे कुछ भी मिले लेकिन मिलेगा। उसके बाद और क्या अधिकार है आपको? और 3 अधिकार क्या दिए गए हैं? अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, भाई हो सकता है फर्म को लोन की जरूरत है, तो लोन पे अगर फर्म मान लो बाहर से पैसा लेकर आएगी तो बाहर से ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। तो क्या करा, किसी पार्टनर ने बोला कि चलो ठीक है फर्म को लोन मैं दे देता हूँ,
5 लाख तो दिए, उसके बाद मैं और लोन दे रहा हूँ, तो उस पार्टनर को अधिकार दिया गया है कि आप लोग उस बिजनेस से, उस बिजनेस फर्म से ना आप लोग 6% पर एनम के हिसाब से आप लोग उस बिजनेस से ब्याज भी ले सकते हो। उससे आप क्या ले सकते हो दोस्तों, ब्याज भी आप लोग ले सकते हो। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। ये आपको पूरा अधिकार दिया गया है। वो आपने जो 5-5 लाख रुपए लगाए वो तो है ही आपके, उसके बाद अलग से आपने जो बिजनेस को मान लो 10 लाख रुपए और दिए हैं, वो 10 लाख भी आपको मिलेंगे, उस एक ही बंदे को मिलेगा जिसने पैसे दिए हैं, और उसको 6% पर एनम के हिसाब से ब्याज भी मिलेगा। 6% पर एनम के हिसाब से ब्याज मिलेगा। ये 6% पर एनम ये फिक्स नहीं है, आप लोग चाहो एग्रीमेंट में आप 8% रखवा सकते हो, 9% रखवा सकते हो, 10% रखवा सकते हो, कितना भी रखवा सकते हो। लेकिन अगर आपके बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ कि मैंने बस लोन दे दिया लेकिन ये हमारे बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ था कि यार ब्याज मुझे फर्म से लेना है, ये मुझे पता ही नहीं थी, तो कोर्ट उस केस में आपके फेवर में जाएगा और कोर्ट क्या बोलेगा कि इस बंदे को, जिसने भी लोन दिया फर्म को, 6% पर एनम के हिसाब से इस बंदे को उस वाले प्रिंसिपल अमाउंट पे इसको इंटरेस्ट दिया जाए 6%। बाकी आपकी मर्जी है, आप 7% पे डिसाइड करो, 8 पे डिसाइड करो, 9 पे करो, 10 पे करो, आप लोगों को म्यूचुअल आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी वो तो, ठीक है, सभी की मिलकर होगी। उसके बाद इफ़ अ पार्टनर इनकर्स एक्सपेंस और मेक पेमेंट्स, कोई पार्टनर मान लो फर्म के ब्याह पर कोई एक्सपेंस कर देता है या कोई पेमेंट कर देता है ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म, ही हैज़ टू राइट टू बी इंडेमनीफाइड बाय द फर्म। इंडेमनीफाइड मतलब होता है कि फर्म उसको पेमेंट करेगी। भाई हो सकता है कोई खर्चा करना था वो तो चारों मिलकर ही करेंगे, लेकिन आज किसी एक बंदे ने कर दिया, वो 3 बंदे है ही नहीं, वो तीनों बंदे बाहर कहीं घूमने गए हुए हैं, लेकिन उस एक बंदे ने खर्चा कर दिया। खर्चा करना जरूरी था, उसी वक्त करना जरूरी था, तो उस एक बंदे ने अपने घर के पैसों से प्राइवेट पेमेंट कर दी है या कुछ एक्सपेंस इनकर कर दिया है, तो उस बंदे को वो इंडेमनीफाइड होगा। इंडेमनीफाइड मतलब वापस मिलेगा सूद समेत। सूद समेत तो कह नहीं सकता, मतलब ब्याज समेत। सूद समेत मतलब होता है ब्याज समेत, ऐसा नहीं कह रहा मैं, बट वो पैसा उसको पूरा का पूरा वापस दिया जाएगा। अगर वो प्राइवेट पेमेंट कर रहा है या प्राइवेट कोई एक्सपेंस कर रहा है लेकिन बिजनेस के लिए कर रहा है, अपने खुद की जेब से कर रहा है खर्चा, ठीक है, तो उसको पैसा वो वापस मिलेगा। उसके बाद एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। किसी पार्टनर को अधिकार दिया गया है, तेरा जब मन करे हमारी फर्म को छोड़कर जा सकता है, लेकिन याद रखना एक प्रॉपर नोटिस देकर ही जाओगे। नोटिस देने का मतलब है कि जनरली बोला जाता है कि आपको 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। वैसे 61 डेज़ बोला जाता है, 61 डेज़ का जनरली आपको नोटिस देना पड़ता है। याद रखना, जनरली 61 डेज़ का 2 महीने का आपको नोटिस देना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आज मेरा मन कर रहा है भैया आज ही तेरे मेरे बीच में लड़ाई हो गई है, चल भैया आज ही बंद कर दूँगा, आज छोड़ के जाऊँगा, ऐसे नहीं भैया, ऐसे नहीं जाएगा। प्रॉपर नोटिस दे, कम से कम 60 दिन पहले, 61 दिन पहले आपको नोटिस देना होगा। 2 महीने पहले कम से कम नोटिस देना पड़ता है, तब जाके, क्योंकि भाई उन 2 महीने में सब कुछ आपके बीच में हमारी सेटलमेंट होगी, पैसा दिया जाएगा, लिया जाएगा, नया बंदे को हायर करा जाएगा, तुम्हारे काम को बांटा जाएगा, तुम्हारे से सब कुछ पूछा जाएगा, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट क्या थे, तुमने कहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रखा, तुमसे पेमेंट कहाँ से लेनी है, कहाँ देनी है, 2-3 महीने ऐसे लग जाते हैं यार। तो ठीक है, याद रखोगे, ये हमारे राइट्स हैं। अब दोस्तों कुछ लाइबिलिटीज़ भी दी गई हैं पार्टनर्स की, राइट्स के अलावा लाइबिलिटीज़ भी हैं जो कि आपकी पार्टनरशिप में नहीं दी गई हैं। 2 लाइबिलिटी आपको मैं लिखवा देता हूँ, आप लोग लिखो, बुक में नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना यार, वीडियो को लाइक कर दो यार, सच कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दो। ऐसी वीडियो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी सर, ऐसी बात नहीं है, कहीं भी देखने को मिल जाएंगी। अच्छा ऐसा भी है क्या? यस सर, कहीं भी देखने को मिल जाएंगी। तो चलो फिर इसी बात पे लिखो, जल्दी से लिखो, लाइबिलिटीज़ लिखो, लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स। क्या लाइबिलिटी दी गई है? एक मैं ब्लैक पेन से लिखूंगा, एक मैं ब्लू पेन से लिखूंगा। ये ऐसे कैसे ब्लर हो जा रहा है यार। चलो लाइबिलिटीज़ क्या दी गई, लिखो फटाफट से लिखो। इफ़ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस, कोई पार्टनर मान लो बिजनेस कैरी कर रहा है, कैरीज ऑन अ बिजनेस दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्म, बिल्कुल उसी का जैसा है। बात बताऊं, पहले लिख लो, इन कॉम्पिटिशन विद द फर्म एंड अर्न्स प्रॉफिट, और प्रॉफिट कमा लेता है फ्रॉम इट, यहाँ से पैसे कमा लेता है। तो क्या होगा, द प्रॉफिट, जो प्रॉफिट कमाया गया है, द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सच टाइप ऑफ बिजनेस, फ्रॉम सच बिजनेस शैल बी पेड टू द फर्म। क्या बात समझ आ रही है आपको? सिंपल बात समझ में आता हूँ। अगर कोई पार्टनर कैरी कर रहा है बिजनेस, अलग से बिजनेस कैरी कर रहा है जो कि बिल्कुल सिमिलर है, सिमिलर टू दैट टाइप ऑफ बिजनेस फर्म इन कॉम्पिटिशन विद द फर्म, मतलब फर्म की कॉम्पिटिशन में ही मैंने एक बिजनेस और खोल दिया,
और फर्म को पता नहीं चल रही, और उस वाले बिजनेस से दोस्तों मैं कुछ प्रॉफिट कमा रहा हूँ, और मुझे पता ही नहीं चल रही, फर्म को पता नहीं चलने दे रहा है, तो दोस्तों ऐसे प्रॉफिट को जो भी तू कमाएगा उस वाले बिजनेस से दोस्तों शैल बी पेड टू द फर्म, आपको फर्म को वापस करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तुम और मैं किसी बिजनेस में काम कर रहे हैं, विश्वास पे काम कर रहे हैं, मैंने पहले बोला था हम दोनों बीच में विश्वास होना चाहिए, और उसी बिजनेस में मेरे मन में खोट आ गया कि अच्छा इसमें इतना मार्जिन है, एक काम करता हूँ, इसको बिना बताया ना इस वाले काम को मैं भी खोल लेता हूँ, और चल और इस फर्म के नाम पे ना मैं यहाँ से बिजनेस लूँगा, इस फर्म के नाम पर यहाँ पर मैं कस्टमर बुलाया करूँगा, यहाँ से पैसा कमाऊँगा। अगर फर्म को पता चल गई, या पता तो चल नहीं है, धोखा तो कर ही रहा है, तो इस वाले प्रॉफिट से प्रॉफिट जो भी आपका बिजनेस बी है, जो दूसरा बिजनेस है, यहाँ से जो कुछ भी प्रॉफिट कमाओगे ना आपको फर्म को वापस करना पड़ेगा, ये आपकी लाइबिलिटी है, याद रखोगे। यस सर, ये हमारी क्या है? लाइबिलिटी है। उसके बाद बात करते हैं ब्लू पेन से। ये हमारी लाइबिलिटी 1 है, एक हमारी लाइबिलिटी हमारी नंबर 2 है, लाइबिलिटी नंबर 2 है। लिखो मेरे साथ साथ लिखो, इफ़ अ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट, अगर कोई पार्टनर है प्रॉफिट कमा लेता है, प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ, अपने खुद के लिए पैसे कमा लेता है, फ्रॉम कहाँ से पैसा कमा लेता है? फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन, कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन कर लेता है वो जहाँ से खुद पैसा कमा लेता है वो, फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म की किसी भी ट्रांजेक्शन से दोस्तों, कोई भी फर्म की ट्रांजेक्शन हो रही है वहाँ से कुछ पैसा कमा लेता है वो, और फ्रॉम द यूज़ ऑफ एनी फर्म्स प्रॉपर्टी, एनी फर्म्स की प्रॉपर्टी, अगर वो फर्म की प्रॉपर्टी अगर वो यूज़ कर लेता है या कोई ट्रांजैक्शन कर लेता है दोस्तों, या और मान लेते हैं और कोई बिजनेस कनेक्शन, कोई भी कनेक्शन रिलेटेड कुछ भी हो, बिजनेस कनेक्शन रिलेटेड कुछ भी हो, यहाँ से कुछ पैसे कमा लेता है, तो लिखो द प्रॉफिट सो अर्नड शैल बी पेड टू द फर्म। क्या बात समझ में आ रही है? शैल बी पेड टू द फर्म मतलब मान के चलते हैं कोई पार्टनर किसी पार्टनरशिप का पार्टनर अपने खुद के प्रॉफिट प्राइवेट मतलब पैसा ज़्यादा कमाने के लिए वो फर्म की किसी ट्रांजैक्शन से कुछ पैसा कमा लेता है, या फर्म की किसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करता है, या बिजनेस के किसी कनेक्शन से वो पैसा कमा लेता है, प्राइवेट कुछ भी कमा लेता है, तो ऐसे प्रॉफिट दोस्तों उसको वापस करना होगा। किसको वापस करना होगा? फर्म को वापस करना होगा। कुछ भी मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कमीशन, एग्जाम्पल के तौर पर लिख लो आप लोग कमीशन, एग्जाम्पल में लिखो कमीशन। मान लीजिए मैंने कोई फर्म के नाम से मैंने कोई सेल कर दी, और मैंने उस बायर को मान लो हमारे बिजनेस में ना कुछ सेल निकली हुई है, लेकिन उस बायर को नहीं मिली, किसी कस्टमर को नहीं मिल पा रही, हमारे फर्म की सेल नहीं मिल पा रही, लेकिन मैंने कुछ तरीके से उस कस्टमर को सेल दे दी और उससे मैंने प्राइवेट कमीशन खा लिया, तो दोस्तों वो कमीशन भी मुझे फर्म को वापस करना पड़ेगा। याद रखोगे? ये सर हम लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों ये कुछ लाइबिलिटी हैं, फिलहाल के लिए आपको मैं 2 लाइबिलिटी बताई हैं जो कि सीए लेवल के हिसाब से हैं, आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। इनमें से कुछ भी क्वेश्चन बन जाएगा, एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए हमारी आज के लिए थ्योरी इतनी ही है, हम लोग बाद में बात करेंगे सेकंड नंबर की थ्योरी जो कि हमारी कल आने वाली है। और दोस्तों इस वाली वीडियो को अपना प्यार दिखाना यार, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो यार, बस मेरा मानना ये है कि शेयर कर दोगे किसी का भला हो जाएगा। शेयर करने से हमेशा दोस्तों हमारे अंदर की जो आत्मा शुद्ध हो जाती है। शेयर करोगे लोगों को चले ही पता, आपके दोस्तों को चले ही पता कि आप उनसे कितना प्रेम करते हो, ठीक है, और आप लोग मुझे कितना सपोर्ट कर रहे हो, तो आपको अंदर से ना एक पॉजिटिव वाइब आएगी यार, सच कह रहा हूँ। शेयर करके देखना, दोस्तों को बताओ मेरे बारे में, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में जाना आप लोग सिंपल लिख देना सिंगला सर फैन या विनोद सिंगला सर फैन, मुझे काफ़ी अच्छा मिलेगा यार। अगर आप लोग लिख दोगे यही मेरी फीस मानी जाएगी। और आप लोगों ने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम को या टेलीग्राम के पेज को अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं करा, जरूर फॉलो करें, जहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हमारी जो भी नोटिफिकेशंस हैं, कुछ भी हम लोग शेयर करना चाहते हैं, वहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो चलो गाइस मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।